गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग में हूँ। मैंने बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 का यूनिट 2 का एक आर्टिकल लिया है, डिबाई मॉडल फॉर लैटिस स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसके लिए अगर हमको ये डिबाई मॉडल बताना है, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लैटिस जानें कि लैटिस क्या है। लैटिस मतलब कि किस प्रकार क्रिस्टल का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि जो पार्टिकल होते हैं ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, जिस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो एक लैटिस के फॉर्म कहलाते हैं। लैटिस वाइब्रेशन मतलब कि कोई भी एटम के चारों अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों जो एक निश्चित आवृत्ति के कंपन करते हैं, वो उसकी लैटिस की कंपन कहलाते हैं। इस लैटिस कंपन के कारण बहुत सारे तरह की गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन, कंडक्टिविटी, ये सब गुणों को प्रदर्शित करने में भी इनका योगदान होता है। ठीक है, अब ये अगर हम डिबाई मॉडल ले रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले जो मॉडल आ चुका था उसमें कुछ कमियां होंगी, तब इसको आगे लिया गया। तो इसके पहले जो मॉडल दिया था वो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने जो मॉडल दिया, उन्होंने उसमें ये माना कि प्रत्येक एटम जो है स्वतंत्र रूप से गति कर रहा है और एक समान आवृत्ति से गति कर रहा है। और ये उन्होंने लो टेम्परेचर पर एटॉमिक स्पेसिफिक हीट की थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली, और उन्होंने ये देखा कि ये जो दोनों मान हैं, दो वैल्यूज दोनों आ रही हैं, ये आपस में मैच नहीं कर रही हैं, ये आपस में इनमें विचलन प्राप्त हो रहा है। मतलब प्रायोगिक मान और जो प्रायोगिक और जो स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ये दोनों अलग अलग हैं। उनमें जो वेरिएशन हो रहा है, जो डेविएशन हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिबाई ने अपनी एक थ्योरी दी, जो कि उनके नाम से डिबाई मॉडल फॉर लैटिस स्पेसिफिक हीट कहलाता है। उन्होंने उसमें क्या करेक्शन किया कि एटम जो है वो एक मतलब क्रिस्टल बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, वो उसमें सारे जो एटम्स हैं वो अकेले नहीं हैं, वो पेयर्ड हैं, वो युग्मित हैं और एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की से गति कर रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें वो गति कर रहे हैं। तो इस तरह से जो चीज़ आइंस्टीन की थी उसमें उसने संशोधन किया। इंडिपेंडेंट एटम ना लेकर के एटम पेयर्ड फॉर्म में है, वहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी थी, तो इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी सेम ना हो करके ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ये एक निश्चित रेंज में होती है। तो डिबाई ने अपनी एक हाइपोथेसिस बताई कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो ठोस पदार्थ जो है वो आइसोट्रोपिक है, उसमें इलास्टिक वाइब्रेशंस होते हैं। अगर हम 1 किलोग्राम एटम की बात करते हैं तो उसमें 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल हो सकते हैं। इनकी जो रेंज है वो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, और इस न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसमें जो वाइब्रेशन मोड है, कंपन विधाएं हैं, वो उनकी संख्या को एन न्यू डी न्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसको लेने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर अप्लाई की जाती है। और ये जो इसकी जो कंपन विधाएं हैं, ये सरल आवर्त दोलक के समतुल्य मानी जाती हैं, और उनका जो एवरेज एनर्जी होती है उसका मान एच न्यू अपॉन e⁻ के बराबर है। और इसमें जो उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको 0 to न्यू एम एन न्यू डी न्यू के फॉर्म में दिया जाता है। 0 to न्यू एम मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज, इसलिए 0 to न्यू एम एन न्यू डी न्यू और ई बार के फॉर्म में प्रदर्शित किया जाता है। माने इनको आधार लेकर डिबाई ने अपने मॉडल को आगे जनरेट किया। उन्होंने अगर इसमें कुल कंपन विधाओं की संख्या निकालनी है, जिसको आप एन न्यू डी न्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम 1 डायमेंशनल ले रहे हैं तो उसको कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा कि अगर कोई स्ट्रिंग है जो कि एक डोरी है जो कि l लंबाई की है, और उसे x दूरी पर कोई विस्थापन उसका वेव लिया गया है साई एक्स टी के फॉर्म में, तो जो इसका इक्वेशन लिया जाएगा वो कैसे बनेगा, del 2 psi by del x स्क्वायर इक्वल टू 1/c स्क्वायर del 2 psi by del t स्क्वायर, जहाँ साई तो वेव फंक्शन हो गया, c क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तरंग संचरण का वेव को आप तरंग संचरण के वेलोसिटी के वेग को c से प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, साई एक्स टी इक्वल टू हो जाएगा a sin n पाई x बाई एल इंटू कॉस 2 पाई न्यू एन इंटू टी। ठीक है, ये इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जहाँ पर n हमेशा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। सेम इसी प्रकार का इक्वेशन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार अनदर सिमिलर वेव इक्वेशन ले, वो क्या होगा, साई एक्स टी इक्वल टू a साइन 2 पाई x लैम्डा n कॉस 2 पाई
न्यू एन टी। अब देखिए दोनों वेव इक्वेशन को कंपेयर करिए। जैसे वेव इक्वेशन को आप कंपेयर करते हैं आपके पास आ जाता है 2πx/λn इक्वल टू n πx/l। अब यहाँ पर अनुमत तरंग दैर्घ्य परमिशिबल वेवलेंथ निकालना है यहाँ से, तो लैम्डा एन का मान आ गया 2l/n। इसी प्रकार हम परमिशिबल फ्रिक्वेंसी निकालें, अनुमत आवृत्ति निकालें, न्यू एन इक्वल टू c/λn। लैम्डा एन का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जा रहा है फ्रीक्वेंसी न्यू एन इक्वल टू Nc/2l। ठीक है, अब इसको अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें कौन से कंपन संभव होंगे? वही कंपन संभव होंगे जिनकी जो आवृत्ति है वो c/2l का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन है यहाँ पर, कंपन विधाओं में केवल वही कंपन संभव होंगे जो c/2l का मल्टीपल हो। इसलिए न्यू फ्रीक्वेंसी में संभव विधाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? n इक्वल टू 2l/c इंटू न्यू। अब रेंज क्या है? न्यू और न्यू प्लस डी न्यू। इस रेंज में अगर हम संख्या निकालना चाहें तो वो क्या आएगा? dn इक्वल टू 2l/c डी न्यू। अब अभी हमने 1 डायमेंशनल के लिए ये संख्या निकाली। अब इसको अगर 3 डायमेंशन में ले तो क्या हो जाएगा? del2ψ/del x² प्लस del2ψ/del y² प्लस del2ψ/del z² इक्वल टू 1/c² del2ψ/del t²। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? साई xyzt इक्वल टू a sin nx πx/l, a sin ny πx/l और sin nz πx/l इंटू cos 2π न्यू टी। nx ny nz क्या है? ये कोई इंटीजर है। इनकी वैल्यू ऊपर के समीकरण में हम रखें। हम जैसे इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ गया है, देखिए π²/l² में यहाँ ब्रैकेट में आ गया n²x प्लस n²y प्लस n²z इक्वल टू 4π² न्यू² इंटू c²। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी परमिशिबल वाइब्रेशन है, जो अनुमत कंपन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किन पर निर्भर कर रही है? फ्रीक्वेंसी इन कंपोनेंट्स पर। किन पर? nx ny और nz। ठीक है, इसका मतलब है इक्वेशन 1 जो है ये ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन 1 जो है किसी गोले के समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है जिसकी की जो फ्रीक्वेंसी जो है 2lv/c के फॉर्म में है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर रेंज देखें कि किस रेंज में कण अनुमत कंपन की फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रही है, वो रेंज कहाँ से हो गया? 0 टू v रेंज हो गया। इस रेंज में जो संख्या है वो गोले के स्फीयर के जो गोले के आयतन के बराबर प्राप्त हो रही है। और उसमें भी कौन सा वो ये रेंज में जो आयतन प्राप्त हो रहा है जो वो तभी संभव है जबकि nx ny nz जो है वो पॉजिटिव हो। अब nx ny nz पॉजिटिव हो, इसका मतलब कैसे होगा कि तीनों एक्सिस पॉजिटिव हों, यानी कि अगर nx लेंगे तो आधा प्लस डायरेक्शन में जाएगा, आधा नेगेटिव जाएगा। तीनों एक्सिस लेना है, इसका मतलब तीनों का हाफ लेना होगा। इसका मतलब कि ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड अगर हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड निकालने का मतलब हो गया 1/8 और इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक, अब 1/8 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास है कैसे? 4/3 r3। r की वैल्यू यहाँ पर क्या ले रहे हो? 12v/c। तो ये आ गया नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड आ गया आपके पास 4/3 l³ ν³ c³। ये अब अभी हमने 0 टू न्यू रेंज लिया। अब रेंज न्यू से न्यू प्लस डी न्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? एन न्यू डी न्यू इक्वल टू d/d ऑफ एन न्यू डी न्यू। एन न्यू डी न्यू का वैल्यू आपके पास है, इसको एक बार विथ रिस्पेक्ट टू न्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/3 l³ 3ν² d/c³। l³ क्या को हम लिख सकते हैं कैपिटल V। वो क्या है? वॉल्यूम है। मैंने 1 किलोग्राम एटम अगर हम ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो जाएगा। तो एन न्यू डी न्यू की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई? 4πv ν²/c³। ठीक है, अब चूंकि हमको ये पता है कि जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन 2 प्रकार के होते हैं कंपन। एक को आप कहते हैं अनुदैर्ध्य कंपन लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन और दूसरा ट्रांसवर्स।
तो अब हम लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के वैल्यू निकाल लें। वो सी के जहाँ पर सी है वहाँ पर सी एल आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए, तो वो बन जाएगा 4πv न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी एल क्यूब। और ट्रांसफर्स के लिए हो जाएगा सी टी। और ट्रांसफर्स वाइब्रेशन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं। इसे सी टी इंटू टू सी एल हो जाएगा ये। तो सी एल का मान रख लीजिए, तो सी टी इक्वल टू 2 इंटू 4πv न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी टी क्यूब। इसका मतलब 1 किलोग्राम एटम में न्यू और न्यू प्लस डी न्यू ये रेंज में कुल कंपन विधाओं की अगर हम संख्या निकालें तो वो दोनों कंपनों को समेशन उनको दोनों को टोटल करके निकालेंगे। तो रेंज क्या ले रहे हैं हम लोग, एक न्यू और दूसरा उसका अनदर रेंज क्या है, न्यू प्लस डी न्यू। इस रेंज में कुल कंपन विधाओं की संख्या मतलब एन न्यू डी न्यू का मान दोनों ही कंपन अनुदैर्घ्य कंपन और अनुप्रस्थ कंपन को योग करके आपने निकाला। तो ये आ गया, यहाँ से आपने निकाल लिया एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 4π न्यू 1 अपॉन सी एल क्यूब प्लस 2 अपॉन सी टी क्यूब। चूँकि 1 किलोग्राम एटम में एन टोटल नंबर हो सकते हैं, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी 3, तो टोटल वाइब्रेशन कितने हो जाएंगे 3n। अब यहाँ पर केवल वही कंपन संभव होंगे जो मिनिमम टू मैक्सिमम जाएं। तो 0 टू न्यूएम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इसको आप इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करिए लोअर टू मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा 4πv 1 अपॉन सी एल क्यूब प्लस 2 अपॉन सी टी क्यूब इक्वल टू 9n अपॉन वी एम क्यूब। अब इस वैल्यू को देखिए इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करिए। यहाँ से जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बन गया, एन न्यू डी न्यू इक्वल टू आ गया 9n न्यू एम क्यूब वी स्क्वायर न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये क्या हो गया, 0 टू न्यू एम फ्रिक्वेंसी रेंज में मैक्सिमम पॉसिबल वाइब्रेशन जो संभव है कंपन की संख्या का मान आपने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग आगे रहते हैं और अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड को में ऊष्मा की मात्रा एक टाइम तक बढ़ाने के लिए जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है ऊष्मा की मात्रा डी क्यू को डी टी तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको आप स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी जो होगा डी क्यू बाई डी टी की तरह आप प्राप्त करते हैं। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अनुसार आप क्या जानते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर जो है उसकी मीन एनर्जी कितनी होती है। मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी का अगर हमारे पास दोलित्र है तो उसकी माध्य ऊर्जा का मान होता है ई बार इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। चूँकि एन न्यू डी न्यू मोड्स में हमने 1 किलोग्राम एटम लिए थे और 0 टू न्यू एम उसका रेंज लिया था, तो उसमें जो भी एनर्जी होगी क्या कहलाएगी, उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0 टू न्यू एम और जितने नंबर्स थे उस रेंज में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू आ जाएगा 0 टू न्यू एम एन न्यू डी न्यू इंटू ई बार। दोनों की वैल्यू आपके पास है, एन न्यू डी न्यू अभी आपने निकाला, ई बार ऊपर ये है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये दोनों मान यहाँ रखा। अब निकाल लीजिए लेटिस स्पेसिफिक हीट सी एल किसके बराबर होता है, डी यू बाई डी टी। ये अभी आप यू निकाल रहे हैं। जब जैसे ही इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से सी एल निकलेगा। अब आपने इसको वैल्यू रखा, आइए आगे देखिए 0 टू न्यू एम 9n न्यू एम क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू एच न्यू माइनस 1 ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी इंटू ई टू द पावर इंटू माइनस एच न्यू अपॉन के टी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और ये लिमिट लेना है। अब इसको ध्यान से आप इंटीग्रेशन देखेंगे, इसका 9n अपॉन न्यू एम क्यू न्यू स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी, नीचे डिनोमिनेटर में आया ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर एच न्यू अपॉन के टी का स्क्वायर इंटू डी न्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लीजिए। पहला लेते हैं हम लोग कि एच न्यू अपॉन के टी को हमने लिया एक्स। जैसे ही इसको हम एक्स लेंगे और सेम चीज में अगर एच न्यू अपॉन के टी एक्स है तो न्यू की जगह न्यू एम मैक्सिमम वैल्यू अगर ले लेंगे वो एक्स एम हो जाएगा। दूसरा ले रहे हैं, अगर हम यहाँ से दूसरा ले रहे हैं कि न्यू इक्वल टू एक्स के टी अपॉन एच। अगर एच न्यू अपॉन के टी को हमने एक्स लिया, यहाँ से न्यू निकाल ले, जब न्यू ले लेंगे तो डी न्यू भी हमको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी। ये सब्स्टिट्यूशन आपने इस ऊपर के फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया। देखिए क्या बन रहा है, ये
यहाँ पर आप जैसे रखते हैं 9NH डिवाइडेड बाई XMKT टू द पावर 3 XKT अपॉन H स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस स्क्वायर x का स्क्वायर और KT dx अपॉन h। इसमें आपको ध्यान से ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन लिया है इसकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, इसको हम लोग आगे लेते हैं। अब हमने इसको आगे सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू। जैसे हम आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये आ गया CL इक्वल टू 9NK XM क्यूब 0 to XM x टू द पावर 4 EX dx EX माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अभी रखे थे इन सारी वैल्यूज़ को हमने ध्यान से रखा, इसको करते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो इंटीग्रेशन है इसमें अभी हमको और सब्स्टिट्यूशन लेना है। वो क्या ले रहे हैं कि चूंकि हमने x की वैल्यू क्या ली थी, x था h न्यू अपॉन के टी, अगर x m लेंगे तो वो न्यू m हो जाएगा, तो h न्यू m अपॉन k को हम लिख रहे हैं x m t। ठीक, और ये x m t जो है यानी h न्यू m अपॉन k इक्वल टू x m t इक्वल टू, इसमें एक नया नोटेशन हम दे रहे हैं, ये है कैपिटल थीटा डी। ये जो नोटेशन है कैपिटल थीटा डी, इसको कहते हैं डिवाई टेम्परेचर। देखिए जो हमने वैल्यू x की ली थी h न्यू अपॉन के टी, ये x था, वो सेम वैल्यू एक्स एम जहाँ पर आएगा वहाँ पर न्यू एम आएगा, वहाँ पर एक्स एम ले लेंगे। h न्यू एम अपॉन के निकाला अगर हमने तो एक्स एम टी हो गया। इसको इस जो कंपोनेंट है इसको एक नया नोटेशन दिया जो कि कैपिटल थीटा डी कहला रहा है, जिसको आप डिवाई टेम्परेचर कहते हैं। अब इस कंपोनेंट को ऊपर के इक्वेशन में रखिए तो देखिए ये क्या बना, CL इक्वल टू 9NK अपॉन, देखिए नीचे उसमें XM क्यूब है, XM क्यूब की जगह हमने XM की वैल्यू ले ली, XM क्यूब है, XM की जब वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा थीटा डी अपॉन टी, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, XM की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल थीटा डी बाई टी। इंटीग्रेशन, बाकी इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको इसमें आपने और सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर बच गया 9R टी अपॉन कैपिटल थीटा डी क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल थीटा डी बाई टी x टू द पावर 4 EX dx अपॉन EX माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक बचता है, आता है NK को हम लिखते हैं R, जो कि होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, तो ये यहाँ से हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फंक्शन को लिख रहे हैं FD किसकी वैल्यू देखिए 3 इंटू टी अपॉन कैपिटल थीटा डी टू द पावर 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल थीटा डी बाई टी x टू द पावर 4 e टू द पावर x dx अपॉन EX माइनस 1 का स्क्वायर। इस पूरे फंक्शन को हमने एक नया, इस पूरे कंपोनेंट को एक नया फंक्शन का नाम दिया जो कि FD के फॉर्म में है। ठीक है, ध्यान से देखिए सारे कंपोनेंट को हम लगभग एक को छोड़ करके बाकी सारे को हम FD लिख रहे हैं। तो हमारे पास ये जैसे ही इस वैल्यू को हम FD के फॉर्म में रखते हैं तो फंक्शन आ जाता है CL इक्वल टू 3R FD कैपिटल थीटा D बाई टी। कैपिटल थीटा D हमने पहले वैल्यू रखी है किसकी, h न्यू एम अपॉन के इक्वल टू XMT, इसकी वैल्यू हमने रखी थी, जिसकी कैपिटल थीटा D को हम क्या बोल रहे हैं, डिवाई टेम्परेचर। यहाँ पर जो FD हमने इंट्रोड्यूस किया है इसको हम कहते हैं डिवाई फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर केवल 3R और कैपिटल थीटा डी अपॉन टी, उन कंपोनेंट को छोड़ दीजिए, बाकी रिमेनिंग पार्ट को हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, FD। इसको हम कहते हैं डिवाई फंक्शन। देखिए इसको इंटीग्रेशन को करते समय ध्यान देंगे, और सिर्फ ये देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहे हैं। एक सब्स्टिट्यूशन हमने लिया है डिवाई टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, h न्यू एम अपॉन के इक्वल टू XMT, ये डिवाइड फंक्शन को लिख रहे हैं इसको। और सेकंड वाले में सिर्फ 3R
और कैपिटल थीटा डी अपॉन टी को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पार्ट जो ये पूरा रिमेनिंग पार्ट जो है इसको हम एफ डी के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये एफ डी कहलाता है डिबाई फंक्शन। ठीक है, इसके अब इसके हम एनालिसिस करें इस इक्वेशन की कि अगर हम एक केस ऐसा लें कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टी इज़ ग्रेटर देन कैपिटल थीटा डी, मैंने जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो डिवाई टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो एक्सएम है ये इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इट इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाई टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है जो एक्सएम है वो 1 से कम हो जाएगा। अब वहाँ से हम यू का मान निकालें, अगर यू का पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो वो आ जाएगी 3, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 3RT के बराबर। जब ये 3RT आएगा तो हम स्पेसिफिक हीट निकालें, या स्पेसिफिक हीट CL इक्वल टू DU/dt, यू की वैल्यू 3RT है तो CL का मान आ गया 3R। इसका मतलब है कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उस अवस्था में जो क्लासिकली ड्यूलॉक-पेटिट के अनुसार हमको स्पेसिफिक हीट 3R के बराबर प्राप्त होती है। अब अगर हम टेम्परेचर लो कर लें, लो टेम्परेचर जैसे लेंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर डिवाइड टेम्परेचर से कम है तो क्या होगा, एक्सएम जो होगा वो इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन मिल रहा है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसकी वैल्यू होती है 4π⁴/15। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास CL की वैल्यू आ जाती है 12/5 π⁴ इंटू टी अपॉन कैपिटल थीटा D⁻³ बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, क्या बच गया, CL इज प्रोपोर्शनल टू T³। और CL इज प्रोपोर्शनल टू T³, इसको कहते हैं डिबाई T3 लॉ। तो इस डिबाई के मॉडल के अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्यूब के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको डिबाई T3 लॉ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। थैंक यू।